यस। देखिए, हमने कल जो पढ़ा था वहां से कोई प्रश्न है आपका? हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब की जो पेटियां है उनका निर्माण कैसे होता है। इसके अलावा हमने वायु परिसंचरण जो बेल्ट है, वायु परिसंचरण जो पेटी है, उसके माध्यम से हमने हेडली, फेरल और ध्रुवीय पेटी को पढ़ा नहीं पढ़ा? यस सर। समझ में भी आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा था हमारी पवनें होती है वो 3 प्रकार की होती है, सनातनी, मौसमी और स्थानीय। स्थानिक बोल दो, ठीक है। सनातनी, मौसमी, स्थानिक। हमने सनातनी पवने, सनातनी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्थायी पवने भी कहते हैं। बताइए देखा कौन सी स्थायी पवने हैं? बताइए बेटा, नाम बताइए। सर्विया, सर्विया बताइए बेटा, कौन कौन सी स्थायी पवने हैं जिनको हमने पढ़ा है? बताइए बेटा सव्या। दिव्या भट्ट, सोनू, ललिता, व्यापारिक पवने, हाँ, ध्रुवीय पवने, पशुआ पवने। हाँ। एक मेरे तो व्यापारिक पवने, फिर आपके पचवा पवने और ध्रुवीय पवने। मैंने सारा डायग्राम बना के आपको समझाया, तो बोलने की तो समस्या ही नहीं होनी चाहिए। यही जो पवने हैं वो आपके किसका निर्माण करती है? वायु परिसंचरण का निर्माण करती है। और ये पढ़ा था वायु परिसंचरण किसके आधार पर बनता है? दाब पेटी के आधार पर होता है। दाब पेटी किसके आधार पर बनती है? ताप कटिबंध के आधार पर बनती है। सूर्य के पृथ्वी द्वारा क्या कहता है, यही बोल दो, सूर्य के ताप के आधार पे, फिर पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण किसके आधार पे तो बढ़ता है? ताप कटिबंध। इस ताप कटिबंध के आधार पे बनती है दाब पेटियां। इन दाब पेटी के आधार पर बनता है वायु परिसंचरण। हेडली कोष्ठ, फेरल कोष्ठ, ध्रुवीय कोष्ठ। तीनों कोष्ठों के निर्माण में व्यापारिक पवने, पचवा पवने और ध्रुवीय पवने, इनका रोल होता है। एक बताइए कि व्यापारिक पवने हैं, निखिल अग्रवाल, व्यापारिक पवने हैं, इनकी दिशा निखिल अग्रवाल, पूर्व से पश्चिम। हाँ, पूर्वी है बेटा, पूर्व से पश्चिम नहीं कह सकता तू उसको। पूर्व से पश्चिम तो यू हो गई, ये पूरब और ये पश्चिम, ये तो यू हो गई। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम थोड़ी है, पूर्वी है, आरंभ पूर्व में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में आरंभ है, साउथ वेस्ट में अंत हो रहा है, ठीक है। इधर से साउथ ईस्ट में आरंभ है और नॉर्थ वेस्ट में अंत हो रहा है। तो पूर्व से पश्चिम थोड़ी कह सकते हैं,
उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इनका आरंभ है। ऐसे पछुआ का इसका आरंभ है वो साउथ वेस्ट से हो रहा है, ठीक है, और इसका अंत है वो किधर हो रहा है आपके नोट, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? क्लियर Yes, है sir. क्या? ना समझ में आया? तो जिनका आरंभ जहाँ है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, उसकी हम दिशा का निर्धारण करते हैं। आज जो प्रश्न है जिनकी हम बात करने वाले हैं ये तो हमने कल पढ़ लिया। आज सबसे पहले तो हमारा प्रश्न है जो कल के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। वायु दाब का क्षैतिज वितरण बताइए। तो एक चीज समझाइए मेरे को कि वायु दाब है, जो वायु दाब आपका है वह ऊंचाई की ओर यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं और निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रहे हैं, क्षैतिज गति कर रहे हैं। तो वायु दाब क्या होगा? क्षैतिज कम गति होगा। बताना। क्षैतिज गति कर रहे हैं तो वायु दाब किसके आधार पे प्रभावित होगा? ताप के आधार पर। बिल्कुल ताप के आधार ठीक पर। है, ताप के आधार पर प्रभावित होगा। और ये ताप का क्या होता है? विपरीत होता है कि नहीं होता? ताप का विपरीत होता है अगर हम क्षैतिज गति कर रहे हैं। अगर हम ऊर्ध्वाधर गति कर रहे हैं, ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, तो ये ताप के क्या होता है? अनुरूप होता है। मेरी बात समझ में आएगी आप लोगों को? अगर ऊंचाई की ओर जाए तो वायुदाब ताप के अनुरूप होता है। अगर अगर आप किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं? क्षैतिज रूप से जा रहे हैं तो ये ताप के विपरीत होता है। बताओ यस या नो, समझ में आया क्या? यस सर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? क्षैतिज। किसकी बात कर रहे हैं? क्षैतिज की। क्षैतिज। अब आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। आपने पढ़ा तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान का क्षैतिज वितरण आपने पढ़ा। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। आवाज आ रही ना यस सर। बेटा? वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो हम तापमान के आधार पर पढ़ते हैं। एक बार देखते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, आप यू देखो, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ताप था, सर्वाधिक ताप था। हमने जनवरी और जुलाई की समताप रेखाएं पढ़ी है, पढ़िए ना भाई? आप जल्दी जवाब दिया करो बेटा, आप तो ऐसे हो रहे हो कि आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। जनवरी और Yes, sir. जुलाई की समताप रेखा नहीं पढ़ी क्या? यस सर। पढ़िए। आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते जाना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जनवरी में आपने समताप रेखाएं पढ़ी तो सूर्य जनवरी में कौन से अक्षांश पे होता है? अरे जनवरी में सूर्य कौन से अक्षांश पर होता है? 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ इस गोलार्ध में ताप क्या होगा? ज्यादा। और उत्तरी गोलार्ध में ताप क्या होगा? कम। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अरे क्षमता। जनवरी की। जनवरी। किसकी बात कर रहा हूं? जनवरी। जनवरी की। नहीं समझ में आ रहा आपको? ध्यान देना एक बार।
ध्यान से समझना, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। ये आपका जो गोलार्ध है वो जलीय गोलार्ध है, ये आपका गोलार्ध है वो कैसा है, स्थलीय गोलार्ध है। कैसा है, स्थलीय गोलार्ध है, ये वाला। अब जनवरी के अंदर आपने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं जो थी वो किसके अकॉर्डिंग, अक्षांश के अनुसार जा रही थी, अक्षांश के अनुसार जा रही थी, ठीक है। और यहाँ जो ताप था वो अक्षांश के अकॉर्डिंग क्या था, बना हुआ था। कहाँ पर, जनवरी में समताप रेखाओं में ताप था वो किसके अकॉर्डिंग था, अक्षांश के अकॉर्डिंग था। लिखवाया था मैंने आपको, लिखवाया था ना। दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में जो ताप था वो 35 डिग्री अक्षांश में 20 डिग्री था, ठीक है। 35 डिग्री अक्षांश पे कितना था, 20 डिग्री था। 45 डिग्री अक्षांश पे 10 डिग्री था, और 60 डिग्री अक्षांश पे क्या था, ये 0 डिग्री था। फिर आगे जाएंगे तो माइनस माइनस हो रहा था, ठीक है। तो ये ताप है, दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे, दक्षिण की ओर, पोल की ओर जाएंगे, तापमान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं थी वो जनवरी में महाद्वीप में दक्षिण की ओर और महासागर में उत्तर की ओर आ रही थी। यानी महाद्वीप का टेम्परेचर था वह महासागर की तुलना में क्या था, कम था। आ रही मेरी बात समझ में, महाद्वीप का टेम्परेचर महासागर की तुलना में क्या था, कम था। सबसे ज्यादा, सबसे कम टेम्परेचर था वो कहाँ का था, आपके साइबेरिया का था। कहाँ का था, साइबेरिया का था। बताओ ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे जनवरी माह में सबसे Yes, sir. कम टेम्परेचर कहाँ का था, यही का तो था। क्यों था, क्योंकि यह समुद्र तल से क्या है, या समुद्र तट से है, बहुत ही दूर है। इस कारण से सबसे कम टेम्परेचर कहाँ का था, यहाँ का था। कौन से महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी महीने की बात कर रहा हूँ तापमान की। भूमध्य रेखा की बात आप करते हो तो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भूमध्य रेखा के आसपास था। कितना था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भूमध्य रेखा के आसपास था। अब हम जनवरी महीने में ताप के अकॉर्डिंग वायुदाब की बात करें, ताप के अकॉर्डिंग वायुदाब की बात करें तो सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ का होगा, साइबेरिया का। समझ में आ गया ना भाई। जहां टेम्परेचर सबसे कम है वहां दाब क्या है, प्रेशर क्या है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा दाब कहाँ का होगा, साइबेरिया। तापमान सबसे कम है। ताप कम है नहीं यहाँ पे, प्रश्न क्या कर रहे हो निखिल शर्मा या निखिल अग्रवाल, क्या प्रश्न कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर। आप ये पूछ रहे हो कि ताप कम क्यों है, नो सर। ताप कम क्यों है, इसका कारण तो मैंने आपको बता दिया ना। ताप कमी के कारण तो पढ़े हमने, महासागर से दूरी, ठीक है। और आपको पूछ ले कि साइबेरिया में जनवरी के महीने में तापमान कम है, तापमान कम है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण लिख लीजिएगा, महाद्वीपीयता है। क्या है भाई इसका कारण, महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता है। अब ताप यहाँ कम है तो दाब क्या होगा, अधिक होगा। ये बात ध्यान रखिए। सबसे कम दाब कहाँ होगा, तो सबसे कम दाब होगा भूमध्य रेखा के पास। और हमने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा का जो प्रदेश है यह कैसा है भाई, क्या बोलते हैं इसे, डोलड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोलड्रम कहते हैं। बताओ समझ में आएगी मेरी बात? यस सर। ठीक है। तो आप लोगों के पास में किताबें हैं तो किताब में आप जनवरी महीने का देखना, सबसे ज्यादा दाब आपको 1025 मिलीबार है, वो कहाँ का मिलेगा, साइबेरिया का मिलेगा। सबसे ज्यादा दाब है वो कहाँ का मिलेगा, 1025 मिलीबार है, वो कहाँ का मिलेगा, साइबेरिया का मिलेगा। और सबसे कम दाब है वो किसका मिलेगा, 1010 के लगभग,
वो आपको कहाँ का मिलेगा, इस भूमध्य रेखा के पास। फिर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो दाब में क्रमशः वृद्धि होगी, दाब में क्रमशः वृद्धि होगी दक्षिणी पोल पर जाते जाते। यहाँ लगभग 1010, फिर आगे देखेंगे 1020, यहाँ देखेंगे 1030, यानी पोल पर जाते जाते दाब क्या है 1030 तक हो जाएगा। यहाँ साइबेरिया से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रदेश कैसा है, शीत है। तो आप ध्यान रखो, जहां पर सबसे ज्यादा दाब है तो वहां पे सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। इस लॉजिक को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो बताइए, समझ में आएगी मेरी बात? आई कि नहीं आई बेटा? यस सर। आ गई ना। अब ऐसे ही हम जुलाई महीने की बात करते हैं। तो जुलाई महीने में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा। और कौन से भाग में होगा, आपके साइबेरिया के भाग में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, 58 से 60 तक हो जाता है। 58 से 60 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। तो आप देखो 58 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर है, तो यहाँ पे सबसे कम क्या होगा, प्रेशर होगा, लगभग 1005 मिलीबार के लगभग यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है। और समान प्रेशर कहाँ रहेगा आपका, पहले भी और बाद में भी, चाहे वो जनवरी हो चाहे वो जुलाई हो। तापांतर सबसे कम कहाँ है, डोलड्रम के पास, तो प्रेशर भी समान कहाँ रहेगा, डोलड्रम के पास। तो बताइए, समझ में आएगी मेरी बात? अरे समझ में आई क्या? जुलाई महीने में, जुलाई महीने में अपोजिट होगा। जुलाई महीने में आपके यहाँ का दाब है उससे ज्यादा दाब सागर का होगा। जनवरी महीने में यहाँ के दाब से कम दाब सागर का होगा, क्योंकि सागर आपके स्थल भाग की अपेक्षा जनवरी में गर्म रहता है और जुलाई में स्थल भाग की अपेक्षा ठंडा रहता है। ये बात भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपके दक्षिणी गोलार्ध में हम बात करें तो वायु दाब है। भाई दक्षिणी गोलार्ध में होता क्या है कि जुलाई महीने में टेम्परेचर कम होगा। क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा दक्षिणी गोलार्ध का, क्योंकि सूर्य कहाँ होता है, उत्तरायण में होता है। इस स्थिति में आपके सबसे जो दाब है वो कहाँ पे मिलेगा, दक्षिणी भाग में दाब बढ़ता जाएगा। जुलाई में, जनवरी में लगभग कहाँ का, आपके दक्षिणी गोलार्ध का एक ही रूप रहता है, क्योंकि वहां पहले भी अक्षांश के समानांतर रेखाएं चल रही थी ताप की, और अभी भी अक्षांश के समानांतर रेखाएं चल रही है, और दाब में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। वैसे देखें तो जुलाई महीने में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य चला गया तो यहाँ पे क्या होगी, क्या होगी, ठंड होगी ना। यस सर। भाई हम कितने दिन हो गया आपको ये टॉपिक पढ़ते हुए, तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक समझ में आया होगा कि सूर्य उत्तरायण होगा तो दक्षिण में क्या होगी, ठंड होगी। सूर्य दक्षिणायन होगा तो उत्तर में क्या होगी, ठंड होगी। जहां ठंड होगी वहां टेम्परेचर क्या होगा, कम कम होगा। होगा। टेम्परेचर कम होगा तो दाब क्या होगा, दाब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे आपकी समताप रेखाएं देखिए कि आपकी भूमध्य रेखा के पास ये है, क्या है, समताप रेखाएं कितनी, 1020 की है। और हम अंत में जाते हैं तो ताप बढ़ता है, पूरा का पूरा ही जल है। दक्षिण में जाएंगे तो पूरा का पूरा ही क्या है, जल है, पूरा का पूरा ही जल है। तो यहाँ एक ही प्रकार का क्या है, तापमान रहता है, और एक ही प्रकार का क्या है, दाब रहता है। समझ में आएगी मेरी बात? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो दाब पेटियां पढ़ी थी बेटा, दाब पेटियां, उन दाब पेटियों का भी रूप यहाँ पे देखने को मिलता है कि
जो भाग 60 से 65 डिग्री वाले क्षेत्र में है, जो भाग 60 से 65 डिग्री वाले क्षेत्र में है, चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में है चाहे उत्तरी गोलार्ध में है, वहां पे आपको न्यून दाब देखने को मिलेगा। 60 से 65 डिग्री वाले भाग में जो है वहां क्या मिलेगा आपको, न्यून वायुदाब। और स्पेशली ये न्यून वायुदाब हमें दिखाई कहाँ देता है, हमें समुद्री भाग में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, हमें समुद्री भाग में दिखाई देता है। न्यून वायुदाब कहाँ दिखाई देगा, समुद्री भाग। और 30 से 35 डिग्री वाला जो भाग है वहां हमें हाई प्रेशर दिखाई देगा, और वो भी कहाँ दिखाई देगा, समुद्री भाग में दिखाई देगा। ठीक है ना, ये लॉजिक भी ध्यान रखना कि 60 से 65 वाले भाग में हमें न्यून वायुदाब दिखाई देता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न आता है कि जो पवने हैं, प्रश्न लिख लीजिए। यहाँ कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा, बेझिझक पूछ लीजिए, क्योंकि आपके सवालों से मैं आगे और पढ़ा दूंगा। वैसे तो मैंने क्या है कि जब क्षैतिज वितरण है, दाब पेटियां बढ़ाई है, उसके अकॉर्डिंग क्षैतिज वितरण क्लियर हो जाता है हमारा। दाब पेटियों के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्षैतिज वितरण हमारा पूरा हो जाता है। सर न्यून वायुदाब वाला दोबारा क्या न्यून वायुदाब न्यू बताना है, न्यून वायुदाब जो बताना है वो किस क्षेत्र में है बताना है, या न्यून वायुदाब कैसे होता है ये बताना है। कैसे होता कैसे होता है, तो हमने पढ़ा था कि जब तापमान ज्यादा हो जाता है किसी प्रदेश में, तो वहाँ प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। जहाँ टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसी को न्यून वायुदाब कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यून वायुदाब कहते हैं। अब हम जनवरी जुलाई के महीने की बात करें तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास 27 डिग्री के लगभग तापमान रहता है, तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, हमेशा लगभग कम ही रहता है। ठीक है, ऊपरी भाग में जाए तो सूर्य जब उत्तरायण है तो इस वाले भाग में प्रेशर कम होगा, सूर्य जब दक्षिणायन है तो इस वाले भाग में प्रेशर कम होगा, और जब सूर्य दक्षिणायन है तो यह इस वाले भाग में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है। तो आप तो ये ध्यान रखिए मोटी मोटी बात कि जो टेम्परेचर है वह दाब को प्रभावित करता है। न्यून वायुदाब जब होगा जब तापमान बढ़ जाएगा, और अधिक वायुदाब जब होगा जब तापमान घट जाएगा। आई बेटा बात समझ में, यस सर। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि पवनों की दिशा। पहले तो आपको पता है पवन, पवन किसे बोलेंगे भाई, हवा को। ठीक है, पवन कैसे चलती है, तो वायुदाब में अंतर के कारण ही पवन चलती है, अंतर नहीं होता तो पवन नहीं चलती है। तो इसमें है कि पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। यह आपका प्रश्न है, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो पवन की दिशा को प्रभावित करने में आपके हमने पढ़ा है तापमान और दाब, तापमान और दाब, इन दोनों का ही बड़ा योगदान होता है। तापमान और दाब इन दोनों का ही क्या होता है, बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बिंदु आता है दाब प्रवणता। क्या आता है, दाब प्रवणता। क्या होती है बेटा, प्रवणता का मतलब होता है उच्च से निम्न रूप कैसे होता है, यानी हाई पॉइंट से लो पॉइंट किस प्रकार से है, इसको हम ढाल प्रवणता, ताप प्रवणता, कई कई
जो आपके अर्थ है उसमें इसको देखते हैं। जैसे उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जाना तो क्या कहलाएगा? ढाल प्रवणता। ढाल अधिक है तो इसका मतलब प्रवणता ज्यादा है, ढाल कम है इसका मतलब प्रवणता कम है। कम ताप या अधिक ताप से न्यून ताप की ओर जाना वो क्या है? ताप प्रवणता। यानी ताप में अंतर ज्यादा है तो ताप प्रवणता अधिक है, और ताप में अंतर कम है तो ताप प्रवणता कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। प्रवणता का मतलब है हाई पॉइंट और लो पॉइंट, इसको बताने की जो क्रिया है, इसको जो बताता है वो कौन सा शब्द बता रहा है? प्रवणता होता है। ठीक है। अब हाई पॉइंट और लो पॉइंट में जितना अंतर होगा उतनी ही प्रवणता क्या होगी? अधिक होगी। उतनी क्या होगी? प्रवणता अधिक होगी। क्लियर है? अब दाब प्रवणता किस प्रकार से पवन के वेग को और दिशा को प्रभावित करता है? जैसे ये वाला प्रदेश है और ये हाई प्रेशर का है साहब, ठीक है, और इसके इधर वाले प्रदेश में क्या है? लो प्रेशर है। क्या है? लो प्रेशर है। ये प्रदेश हाई प्रेशर का है, ये प्रदेश लो प्रेशर का है। अब यहां पर या यूं बोल सकते हैं बाहर क्या है? लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, बीच में है ना। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है और लो प्रेशर है, इसमें ज्यादा अंतर रहेगा तो समताप रेखा ये पास पास होगी, ये ध्यान रखना। हमने पढ़ा था बेटा समताप रेखा, पढ़ा था ना? समान लिख लेना, समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं समदाब रेखा, समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या है? समदाब रेखा। अब आप समझना कि जब दाब में अंतर बहुत ज्यादा है, दाब में अंतर बहुत ज्यादा है तो समदाब रेखा है क्या होगी? पास पास होगी। और पास पास होने का मतलब है कि दाब में अंतर ज्यादा है, यहाँ अंतर ज्यादा है, अब दूर दूर है, इसका मतलब अंतर कम है। दूर दूर है तो क्या अंतर कम है। इस स्थिति में हवाएं चलेगी तो सही, लेकिन हवाएं क्या होगी? धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। अब जिधर दाब में अंतर है उधर ही जाएगी। मान लो ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हवाओं की दिशा लो प्रेशर की ओर होगी। तो बताओ दिशा को प्रभावित किया कि नहीं किया? किया। अब आपकी दाब में अंतर कम है तो आपका वेग है हवाओं का वो क्या होगा? कम होगा। और दाब में अंतर ज्यादा है तो हवाओं का वेग भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है कि बात? सर दोबारा बता दो एक बार। देखो, दाब प्रवणता हाई पॉइंट से लो पॉइंट को बताएगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे मान लो इसको आप नहीं समझ पा रहे हो, हम समदाब रेखाएं बढ़ा के बताएंगे, बाद में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका हाई प्रेशर का बिंदु है और ये आपका लो प्रेशर का बिंदु, ठीक है। अब इनके बीच में दाब में अंतर ज्यादा है तो यहाँ पर पवन का वेग है उतना ही अधिक होगा, और दाब में अंतर कम है तो पवन का वेग उतना ही कम होगा। कई बार देखते हो आपकी हवा है बहुत धीरे धीरे चलती है, कई बार देखते हो हवा बहुत तेज चलती है। क्यों? क्योंकि हमारा क्षेत्र था या तो वह लो प्रेशर का था, बहुत कम प्रेशर का, और बाहरी प्रदेश में हवा थी, वो सॉरी क्षेत्र था वो हाई प्रेशर का था। तो यहाँ पे हम समदाब रेखाएं बनाए तो मान लो यहाँ पे मान लो 1020, फिर 1019, 18, 17, ठीक है। इधर यू कर ले, नहीं यू कर ले, 1020, 950, 930 या 950, 1050, 950, 900, 850, ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है दाब में।
तो अंतर ज्यादा है तो गति क्या होगी, ज्यादा। अंतर कम है तो गति क्या होगी, कम। इसको हम कैसे देखेंगे? अगर आपको लगता है कि समताप रेखाएं पास पास है, समताप रेखाएं पास पास है, इसका मतलब दाब में अंतर ज्यादा है। समताप रेखाएं दूर दूर है, इसका मतलब दाब में अंतर कम है। समझ में आएगी बात मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो समदाब रेखाओं का अंतर है वह पवन की दिशा को और वेग को प्रभावित करता है, और समदाब रेखाओं की जो स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता से व्यक्त करते हैं। अगर अंतर ज्यादा है तो दाब प्रवणता ज्यादा होगी, अंतर कम है तो दाब प्रवणता कम होगी। अब आप कहोगे साहब इसको कैसे देखें? तो आप समदाब रेखाएं अगर पास पास है और बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसका मतलब दाब प्रवणता अधिक है। समदाब रेखाएं दूर दूर है, इसका मतलब दाब प्रवणता कम है। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज, इसका मतलब हमारा प्रदेश है क्या है, बहुत ज्यादा दाब वाला है और कम दाब वाला क्षेत्र पास में, या हमारा प्रदेश बहुत कम दाब वाला है और बाहर क्या है, अधिक दाब था, इस कारण से हवाएं बहुत तेजी से आ रही। और कई बार मंद मंद हवाएं चलती है, इसका मतलब दाब में ज्यादा अंतर नहीं है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. समदाब रेखाएं बताओ किसको बता रही है? समदाब रेखाएं दाब भिन्नता को बताती है। किसको बताती है? दाब भिन्नता को बताती है। और समदाब रेखाएं अगर पास पास है तो दाब प्रवणता ज्यादा है, और समदाब रेखाएं दूर दूर है तो दाब प्रवणता कम है। तो बताओ दाब प्रवणता किसके माध्यम से प्रदर्शित की जाती है? तो दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको आप अपनी बुक में भी पढ़ना, फिर भी समझ में नहीं आए तो दोबारा मेरे से पूछना। दूसरा जो बल है वह है घर्षण बल। इसको तो आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल में आपके धूल के कण भी है, जलवाष्प भी है और गैसेज भी है नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब वायुमंडल में तीनों तत्व है, और आपको ये भी पता है कि वायुमंडल में तीनों तत्व है निचले छोर में मिलते हैं ज्यादा, यानी ऊपरी परतों में नहीं मिलते। ये पता ना आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब वायुमंडल में ये तत्व क्या करते हैं, पवन की दिशा को और वेग को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो ये तत्व ज्यादा है, इसका मतलब वायुदाब कम हुआ ज्यादा, वायुदाब कम हुआ ज्यादा, कम। ज्यादा। भाई ज्यादा है तो क्या होगा, वायुदाब ज्यादा। अब इधर से पवन जा रही है साहब, ये आपका हाई प्रेशर है और इधर आपका लो प्रेशर है, और बीच में गई तो यहाँ पे ये वाला भाग है, बीच का भाग, ये क्या आ गया, यहाँ पे हाई प्रेशर मान लो या वायुमंडलीय तत्वों की अधिकता मान लो। तो जैसे ये जा रही है तो यह जो भाग है वो क्या है, इसके मार्ग में रुकावट देगा, और इससे क्या होगा, पवन की दिशा और वेग दोनों ही प्रभावित होंगे। इनकी दिशा बदल जाएगी और वेग में भी अंतर आएगा। ठीक है, तो घर्षण बल क्या करता है, पवनों की दिशा और पवनों के वेग दोनों को प्रभावित करता है। बताओ समझ में आएगी बात मेरे को? सर दोबारा बताओ। जैसे आप दौड़ रहे हो और आप एक अपनी अच्छी स्पीड में जा रहे हो, मार्ग में कोई अवधान आ गया, सीधे जा रहे हो और आपको पता ही नहीं बीच में एक दीवार आ गई, ठीक है, या कोई व्यवधान आ गया, तो आप क्या करोगे, उस दीवार या व्यवधान को, या कोई गर्त आ गया, गड्ढा आ गया, उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, अपना जो मार्ग है बदलोगे, और आपको जैसे मार्ग बदलोगे तो आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, धीरे हो समझ जाएगी आएगी। ना? सेम वही प्रोसेस है कि जब कोई हवा या पवन है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रही होती है, तब घर्षण बल का जो प्रभाव है, किसका प्रभाव, घर्षण बल का प्रभाव उसकी दिशा और वेग दोनों में क्या करता है, बदलाव करता है। घर्षण बल का प्रभाव ज्यादातर कहाँ होता है,
लगभग 1 से 3 किलोमीटर तक यह प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कहाँ तक मिलता है? 1 से 3 किलोमीटर तक घर्षण बल का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। बताओ समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, पवनों की दिशा और पवनों के वेग दो कारक तो आपकी है। अब अपने पास में समय नहीं है, एक कोरियोलिस बल आपके तीसरा कारक है, वो भी इसको प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगले कालांश में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।